अभिवादन स्वीकार कीजिए ओम प्रकाश यादव का। विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय आर्थिक क्षेत्र और इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश में हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव और उसके कारण आ रही विसंगति से संबंधित है। पेरिस में एक संस्था है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। यह संस्था मुख्य रूप से बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलकर के बनाई है। करीब 150 रिसर्चर्स इसमें काम करते हैं। ज़्यादातर ये पेरिस में हैं। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले कैलिफोर्निया, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, ये सब इंटरनेशनल फेम के ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इन लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। वो रिपोर्ट सभी अखबारों में प्रमुखता से मार्च महीने में छपा और ये रिपोर्ट कोई अनसब्सटेंशिएटेड नहीं, बहुत डिटेल, तकरीबन 86-87 पेज का ये पूरा रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 2022-23, द राइज ऑफ बिलियनायर राज। मतलब इंस्पेक्टर राज हम लोग पहले सुनते थे ना, तो खरबपति राज का उदय, इसको आप यूँ समझें। मुख्य रूप से जिन्होंने लिखा है नितिन कुमार भारती, लुकास चांसेल, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांची। ये लोग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, उसके बाद वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जिसके बारे में बताए, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आदि से जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने और देश की अलग अलग संस्थाओं ने इस देश में अमीरों और गरीबों के बढ़ती हुई खाई की चर्चा की थी। और ये प्रश्न आज हम आपको इसलिए उठा रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, चारों तरफ नैरेटिव सेट हो रहे हैं, चारों तरफ हंगामा मच रहा है, एक से एक मुद्दे पर बहस हो रही है, लेकिन हम और आप इस मुद्दे में कहीं नहीं हैं। इस देश का जो मेन इशू है वो कहीं इस मुद्दे में नहीं। आइए पहले कुछ आंकड़ों पर बात करें। इन आंकड़ों को अगर आप संजीदगी से सुनिएगा तो आपके पैरों के तले जमीन सरक जाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये एक हर्ष और गौरव का विषय है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 2030 तक जो प्रोजेक्शन है वो करीब $10 ट्रिलियन की इकॉनमी हम हो जाएंगे और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। वो सब अपने जगह पर बहुत अच्छा है और उसके लिए पूरा देश, सब लोग उत्साहित भी हैं, गौरवान्वित भी हैं। लेकिन जैसे कहता है ना कि मोर नाचते नाचते जब अपने पैर की तरफ देखता है तो वो दुखी हो जाता है। देखिए, यह जो इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022-23 जो छपा है, इसके कुछ नगेट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। कहता है कि बिलियनायर्स का मतलब आप यूं समझिए कि जिसके पास $1 बिलियन, यानी जो करीब करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास होता है, उसको बोलते हैं। 1991 में यह संख्या सिर्फ 1 थी, 1991। आप याद रखिए कि 1990 में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ इस देश में। 2011 तक ये संख्या बढ़कर के 52 हो गई और अभी यह संख्या लगभग 162-167 है। मतलब जिस तरीके से राइज हुआ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या 1990 में 1% थी एडल्ट्स की, जो बढ़ के 5% हो गई 2011 में, और 2017 से 20 के बीच यह आंकड़ा 9% है।
अभी लगभग 10% के आसपास है। अब एक आंकड़ा सुन लीजिए जो बड़ा डरावना है। पूरे देश का जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय उसको बोलते हैं, उस राष्ट्रीय इनकम का जो हिस्सेदारी होना चाहिए, आदर्श स्थिति क्या है? देश के पूरे नेशनल इनकम में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, हम सबको हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे एक परिवार की आमदनी अगर 1,00,000 रुपया है और उसमें 4 भाई है, तो आदर्श स्थिति है कि सबको 25-25 हज़ार रुपया आमदनी हो। लेकिन यहां है क्या, जो जरा देख लीजिए। इनकम का शेयर, नेशनल इनकम का शेयर, यह 2022-23 में जो 10% लोग हैं उनके हाथ में 22.6% इनकम है। और 1%, एक पूरे आबादी का 1% के हाथ में पूरे देश के इनकम का 22.6% है। और जो टॉप 10% इस देश में है, जो बिलियनर्स, उसके हाथ में पूरे देश के इनकम का 57%। आप यूं सोच करके देखिए कि आप अगर ऐसे समझें कि अगर 1 करोड़ रुपया इस देश का नेशनल इनकम है, तो 10% आबादी के पास उसका 57% है। अब आइए वेल्थ और इनकम में थोड़ा सा अंतर होता है। वेल्थ पूरे एसेट्स को बोलते हैं। जो 1% इस देश की खरबपतियों की आबादी है, इस देश के वेल्थ का 40% से ज़्यादा उसके पास है। और उसमें जो 1% है वो तो और ज़बरदस्त है। उसके पास जो 10% है, उसके पास 77% वेल्थ। यानी इसको यूं समझिए कि 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है और रिमेनिंग 90% आदमी जो है वो 23%। इसीलिए किसी के पास 10,000 करोड़ का घर है और किसी के पास 10,000 रुपये का भी घर नहीं है। किसी के पास 800-900 करोड़ रुपया का प्लेन है और किसी के पास 2-3 हज़ार रुपये का साइकिल भी नहीं है। आप ये देख लीजिए इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी का मतलब। इसको आम आदमी ये समझे तो इस देश का जो 10% आबादी है, इस देश के इनकम का लगभग 57% उसके हाथ में है और इस देश का जो वेल्थ संपत्ति है देश की, उसका 77% आदमी 10% के हाथ में है, 77% शेयर। इससे बड़ा भयावह स्थिति क्या होगा? आपने कभी इलेक्शन के मैनिफेस्टो में पॉलिटिशियंस को, किसी को भी इस पर बात करते हुए सुना है क्या? कभी आपने प्रधानमंत्री जी को इस पर चर्चा करते हुए, लोगों को बताते हुए सुना है कि इतनी भयावह स्थिति हो गई? आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश का जो 50% आबादी है, जो नीचे वाला है, वह इस देश का 64% जीएसटी देता है। करीब 2 लाख 2.5 लाख करोड़ जो जीएसटी की वसूली होती है, वो हम और आप देते हैं। यानी देश का जो बॉटम लेवल पर 50% आदमी है, वह 64% जीएसटी वही पे करता है। ये कुछ मोटे तौर पर आंकड़े थे। एक चीज आपको और हम दिखाना चाहेंगे। आप जब इसको देखेंगे तो आपको आश्चर्यजनक, यह चीज हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है और उसको यह समझना चाहिए कि हम और आप जा कहां रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग। एक स्क्रीन पर अगर आप इस आंकड़े को देखिएगा तो आपको सहज एहसास हो जाएगा। यह आंकड़ा बता रहा है कि 1961 में जो बॉटम पर 50% लोग थे, वो राष्ट्रीय संपत्ति का 11% उनके पास था और जो टॉप 10% ऊपर वाले लोग थे, उनके पास 12.9% था। अब देखिए कि विकास के इस दौड़ में हम
खास करके 90-91 के बाद स्थिति बहुत खराब हुई और 20 के बाद स्थिति भयावह हो गई। मतलब आप अगर इसको यूं देखें कि 1990-91 में भी राष्ट्रीय वेल्थ का जो 50% पब्लिक था उसके पास करीब करीब 9% के आसपास, ये सारे आप स्क्रीन पर अपना देखिए। लेकिन अभी स्थिति क्या है 2023 में कि संपूर्ण राष्ट्र के संपत्ति का मात्र 6.5% ही हिस्सेदारी 50% लोगों का है जो बॉटम में है, और जो 10% टॉप में हैं उनके पास लगभग 40% है। लगभग 40% है, 10% वाले के पास लगभग 65% है, और 1% जो उसमें भी टॉप है उसके पास लगभग 39.5, और जो 0.1% लोग हैं उनके पास पूरे देश का 29% वेल्थ है। ये आंकड़े आपको डराने चाहिए, इन आंकड़ों से हमको आपको डरना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी ये एक बहुत बड़े बहस का विषय हो सकता है। जब राजनीतिज्ञों में इस बात को बहस चलाइएगा तो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो जाएगा। अर्थशास्त्री और ब्यूरोक्रेट से जब आप बात कीजिएगा तो इतना जार्गन, इतने शब्दों के और आंकड़ों के जाल में आप उलझिएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम उससे निकलकर एक बेसिक आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे समझ से इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण जो सरकार के लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर है, और दूसरा कारण हम और आप स्वयं भी हैं। पॉलिसी के लेवल पर दो शब्द को समझिए, एक वेलफेयर स्कीम और एक फ्री वीज स्कीम। दोनों में अंतर है। यह देश वेलफेयर स्टेट है। संविधान के डायरेक्टिव स्टेट्स पॉलिसी में वेलफेयर की चर्चा है, जिसके लिए हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन और बाकी चीज़ें हम लोग देते हैं, काम मुहैया कराते हैं, मनरेगा है, आवास बनवाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक फ्री बीज का जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, आप यूँ समझिए कि यह एक विडंबना नहीं है कि जहाँ हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, वहाँ 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने का अनाज नहीं। ये फ्री देने का कल्चर की जो अब उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है। तो पहले समझिए कि वेलफेयर स्कीम्स आर ओके, बट ये फ्री बीज के कारण इसके बहुत डिस्ट्रैक्शन हुए। एक रिपोर्ट कहता है कि फ्री में अनाज बांटने की संस्कृति के कारण किसान हतोत्साहित हुए हैं, या वो लोग जो किसानी करते थे हतोत्साहित हुए। उनको लगता है कि जब घर बैठे ही अनाज हमको मिल जा रहा है तो हम क्यों अनाज उपजाएं। दूसरा होता है कि फ्रीबीज के कारण वेस्टेज भी बहुत होता है। आप अगर पानी पर नॉमिनल टैक्स भी लीजिएगा तो लोग पानी बहाना बंद करेगा, लेकिन आप कहिए कि फ्री पानी मिलता है तो देख लीजिए। अगर बिजली कर दीजिए तो फ्री, फिर देख लीजिए। तो ये एक संस्कृति हुई। दूसरी, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी कुछ ऐसी रही, और इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो माने पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और सुपर रिच पीपल के बीच में जो एक नेक्सस क्रिएट हुआ, एक गठजोड़ क्रिएट हुआ, आपने उसका देख लिया था अभी परिणाम। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये इन्हीं पॉलिसीज का देन है। क्विड प्रो को, इसका मतलब होता है कि तुम हमको पैसा दो, हम बदले में तुमको फेवर करेंगे। मतलब एक आंकड़ा भी आया है कि प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 200 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, यानी टोटल खर्चों को अगर आप जोड़ दीजिए तो। अब आप सोच करके देखिए, 543 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब उन आंकड़ों को हम सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आ रही है। और ऐसे भी आप सोच करके देखिए, एक कैंडिडेट पर 95 लाख 95 लाख तो लीगल है। तो अगर 10 कैंडिडेट खड़ा हुआ तो लगभग 10 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। इसीलिए 100 से 200 करोड़ उसमें गवर्नमेंट मशीनरी भी खर्च हो रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये
इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीज़ों में आपने देखा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी है जो पुअर को पुअर और जो रिच है उसको रिच बनाते जा रही है, और एक प्रवृत्ति डेवलप करते जा रही है कि अगर आप कानून को मानिएगा तो आप परेशानी में पड़िएगा, और कानून को डिफाई कीजिएगा तो निकलते चले जाइएगा। हमारे टैक्स रिजिम भी कुछ इस तरीके के ही हैं। आप सोच करके देखिए, ये जो भी मैंने बताया कि 9% टैक्स पेयर्स हैं, इस 9% में लगभग 1 से 1.5% तो सिर्फ सरकारी कर्मी हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उनका तो सारा पैसा जो आ रहा है वो ऑडिटेड अकाउंटेड है। तो जो टैक्स रिजिम हमारा है, चाणक्य ने कभी कहा था, या फिर दुनिया में जितने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने वाले, टैक्स पर काम करने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि टैक्स में लिबरल इन असेसमेंट होना चाहिए एंड रूथलेस इन कलेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है, रूथलेस इन असेसमेंट एंड लिबरल इन कलेक्शन। इसका परिणाम ये हुआ कि अगर आप टैक्स असेसमेंट में गए हैं तो फिर आप पर ज़बरदस्त लदेगा, और अगर आप स्केप कर गए हैं तो इट्स ओके। टैक्स रिजिम में कहने को जीएसटी लाया गया सुधार के लिए, लेकिन इस जीएसटी के मैं आपको एक रेफ़र करूं, मैंने इस संबंध में 2-3 बड़े टैक्स जीएसटी के लॉयर से भी चर्चा की, इसको समझने का प्रयास किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने खुद कहा कि अभी हम भी खुद इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए जीएसटी का पेमेंट कितने लेवल पर होता है। अब उसमें जो टैक्स रिजिम कुछ ऐसा है कि जो होशियार है वो रिफंड कराने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन क्या ये सबसे संभव है? 3-3, 4-4 लेयर पर पेमेंट होता है, टैक्स का कलेक्शन होता है। तो ये जो टैक्स रिजिम है ये इसका एक दोष है, एक कारण है। अभी मैंने उसकी चर्चा की, इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की चर्चा की। ये नहीं होने से माने इस देश में एक जो अभी एक बात निकल करके सामने आ रही है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात हुई और इसका सारा चीज़ निकल गया, तो एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर का, उनका भी, और कई एक चीज़ें अब आ रही है पब्लिक डोमेन में, चूँकि हम भी इस नौकरी में और इलेक्शन प्रोसेस से जुटे रहे। एक बात हो सकती है इलेक्टोरल रिफॉर्म सर, कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है उस हिसाब से उसको स्टेट से फंडिंग हो। तो इलेक्शन में जो पैसे का दुरुपयोग है इसको अगर नहीं रोका गया और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किया गया, अब एमएलए हैं और एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीत गए तो फिर यहाँ खाली होगा, फिर इसका चुनाव होगा। एक सिंपल रिफॉर्म हो सकता था कि जो खड़ा होगा उसको पहले रिजाइन कराइए। आप देख लीजिए बिहार में कितने एमएलए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा है फिर लड़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं इससे इतर आम लोगों में जो पूरा हमारा सिस्टम है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो चाहे बाजार की व्यवस्था हो, और ये जो लोग जो सुपर रिच हैं उन्होंने क्या क्रिएट किया है, मैं आपको 1-2 उदाहरण बताता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार आप स्क्रीन पर देखिए कि जब आईसीसी का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था उस दिन लगभग 51.8 यानी लगभग 52 करोड़ लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। घंटों मैच देखते रहते हैं। अब जो आईपीएल के मैचेज होते हैं उसमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 15 से 16, 18 करोड़ लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटा टीवी में चिपके रहते हैं। आप ये समझिए कि टाइम इज मनी। कोई भी सुपर रिच या जो 10% वाले लोग हैं, क्या लगता है कि बैठ के टीवी देखते हैं हमारे और आपके जैसा, कि कुछ काम करते हैं अपने लिए? मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा 10 ऐसे मिलियनर्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। ये सोचना पड़ेगा किस तरह से भारतीय समाज में हम लोगों ने लोगों को एक तरह से ये मीठा जहर देना शुरू किया। इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, चाइना में एक वॉर हुआ था, उसको बोलते थे ओपियम वॉर। यूरोपियंस आए, अमेरिकन्स आए और पहले धीरे धीरे चाइनीज़ को
वो लोगों ने अफ़ीम चटाना शुरू किया, और धीरे धीरे जब अफ़ीम का नशा उनको लग गया, पूरी आबादी बर्बाद हो गई, तो पूरे चाइना पर कब्जा हो गया। उसको कहता है कि चाइना वॉज लाइक ए मेलोन, इट वॉज कट इनटू पीसेज एंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स देम। चाइना एक तरबूजा था, बड़ा था, सब लोगों ने काट काट करके बांट लिया। हम लोग उसी तरबूजे के हिसाब से हो रहे हैं। अभी एक धंधा चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की आवाज़ बना करके की जाती है। कुछ प्लेयर्स, आप मैच देखिएगा, उसमें प्रचार चलेगा, गेम खेलिए। गेम क्या है? जुआ है। देखिए कि strata.com एक वेबसाइट है, उसके स्क्रीन को आप देखिए। 2022 में जहां 42 करोड़ लोग ये जुआ खेलते थे, 2023 में बढ़ करके ये 45 करोड़ हो गया, और 2024 में ये बढ़ के लगभग 49 करोड़ लोग हो गया जुआ खेल रहे हैं घर में बैठ के 3-3, 4-4, 5-5 घंटा। और इस जुआ में, और आपको पता है कि कैसीनो और ये जुआ वाला जो धंधा है, इसमें मुश्किल से 0.1 या 1% आदमी जीतता है। यानी ये जितने 49 करोड़ लोग जो खेल रहे हैं जुआ, वो अपने हार्ड अर्न मनी को उसमें लगा रहे हैं। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई लोगों गरीबी रेखा के नीचे आ गया और अपराध कर बैठा। आप सोच करके देखिए कि ये हम कहां जा रहे हैं, किस तरफ हम मुड़ रहे हैं। इसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल हो गया। 300 रुपया में आपको 2 GB डेटा मिल जाता है, और दिन भर बैठ करके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, उन लोगों को फॉलो करते रहिए जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी सोच करके आश्चर्य होता है, फलाने फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर का 10 मिलियन फॉलोअर है। अरे आपको पहचानता भी है वो? यूजलेस चीजों में हम लोग लगे हुए हैं, और यही कारण है कि जो चीजें बढ़ रही है, जिस तरह से हो रहा है, ये वेल्थ में और इन चीजों में चीजें बदल रही हैं। इन्वेस्ट इंडिया करके एक वेबसाइट है, उसके डाटा के हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री करीब करीब $1.6 बिलियन का है। मतलब आप इसको रुपीस में कन्वर्ट कीजिए तो 8, 4, 12, 13, 14 हजार करोड़ का लोग। 2025 तक इंडिया में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 से 55 करोड़ लोग इस जुए की लत में आ जाएंगे। और इस इंडस्ट्री का, इसको लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, इसलिए देखो ना, फ्यूचर गेमिंग करके कंपनी है, सबसे ज़्यादा पैसा दिया सब पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को तो पैसा से भर दिया। वो कौन चीज़ है? जुआ खेलने का कंपनी है, और हम और आप उसमें जुआ खेल रहे हैं। कहता है यह जो इंडस्ट्री है 2022 से 25 के बीच में 20% इसमें ग्रोथ होगा। तो इसमें जब ग्रोथ होगा तो लोग गरीब होंगे ही। इसमें जब ग्रोथ होगा तो वेल्थ और इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस पर बहुत व्यापक बहस हो सकता है, एक विवेचना का विषय है, बहुत विस्तृत में भी इस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब इस देश का इनकम, इस देश का वेल्थ 10% आदमी के हाथ में 77% देश की संपत्ति रहेगी, जब इस देश की आमदनी देश के 10% के हाथ में 57% रहेगी, तो रिमेनिंग जो 90% आदमी है, उसमें कुछ मिडिल क्लास होंगे, तो रिमेनिंग जो 50% है उसका कभी भला नहीं होगा। इसलिए अगर आप ये भ्रम में जी रहे हैं कि 2030, 2035, 2040 तक ये सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। जिस देश का मुस्तकबिल, जिस देश के यंग बच्चे इन चीजों में लग जाएं, लगे हुए हैं अंधभक्ति में। आपका कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीजों को समझने की जरूरत है। देश के आम मतदाता चुनाव में उन जनप्रतिनिधियों से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। सारी सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह प्रश्न आम आदमी से उठना चाहिए,
क्यों नहीं यह मुद्दा बना? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहां से कहां चले गए, कितने लोग भूख से मर रहे हैं और हम मुगालते पाले बैठे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस रिपोर्ट को ठीक से पढ़िए और अपने अंदर की चेतना को जगाइए। अपने बच्चे, अपने समाज को इन दलालों से बचाइए। कोई फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर, कोई क्रिकेट का प्लेयर, कोई राजनीतिज्ञ, कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी आपके घर में संपन्नता नहीं ला सकता है। इसलिए फॉलोअर बनने का जो कल्चर है इसको बंद कीजिए। जुए की लत से, क्रिकेट की लत से, यह सभी एक तरह का नशा है। मनोरंजन एक अलग चीज है, लेकिन हम नशे की लत में जा रहे हैं और यह नशा अफीम, गांजे, कोकीन से ज़्यादा भयानक नशा है। वह आपके फेफड़े से ऑक्सीजन खींचता है और ये आपके परिवार से खुशियां छीन लेगा, आपके संपत्ति को छीन लेगा और आपको सदैव गरीब बना देगा। क्योंकि अगर इन चीज़ों से उठ करके हमने आगे नहीं सोचा, और जो लोग सोच रहे हैं निकल रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लड़के हैं जिन्होंने हम्बल बिगनिंग की, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई बड़े घर के बच्चे नहीं थे। आप उठा करके देख लीजिए, एक से एक, किसका नाम लें किसका ना लें, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ना सीखा है। मैं इस चैनल के माध्यम से यही विचार और यही भावना और यही उद्देश्य, यही मैसेज आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो विषय और विवेचना के कार्यक्रम में फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।